फोकस किया सिलेबस पे। देखिए एक चीज जान लीजिए, ये जो आपके पास समय है ना, अभी अप्रैल तक हम मान रहे हैं, जनवरी को हम मान ही नहीं रहे। हम मान रहे हैं कि आपका पहला अटेम्प्ट जो है बोर्ड के चलते अफेक्टेड हो जाएगा। अप्रैल तक भी अगर बच्चा, जैसे हम आपका जब बैच स्टार्ट किए थे 7 अक्टूबर को स्टार्ट किए थे, वहां तक से भी अगर कोई बच्चा स्टार्ट करे ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने उसके पास भाई। और वो कुछ ना भी करे ना, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं जहां से ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ उन सिलेक्टेड चैप्टर्स को कर लेगा, एक डिसेंट स्कोर वो लेकर के आ जाएगा जेईई मेंस में। डिसेंट स्कोर का मतलब है इतना तो लेकर के आ जाएगा कि उसको ड्रॉप करना ना पड़े। ऑब्वियसली आप एक डिसेंट नंबर लेकर के आइए, किसी अच्छे कॉलेज में एंट्री मिल जाएगा आपको। आप अगर अच्छा नंबर नहीं ला पाए, आप उसी कॉलेज में एडमिशन लो, वहां पर रह करके आप तैयारी करो और फिर अगले अटेम्प्ट को आप देना। बट अगर इस मेंटालिटी से कि हमको पिकनिक मनाना है, ये करना है, वो करना है, उस आपको एक बात पता है, देखो आपके स्कूल में जो एग्जाम्स होता है ना, स्कूल में आप नोटिस किए होगे, आप जिस बैच में पढ़ते थे, कभी सुने कि किसी बच्चे को फेल करके रोका गया? हर बच्चा पास कर दिया जाता है। 7 में, 8 में, 9 में, मतलब हम अपने थ्रू आउट माई स्कूल करियर सिर्फ एक बच्चा था जो क्लास 4 में था और वो पढ़ने में बहुत वीक था, बहुत वीक। उसको बस हम एक बार फेल करके उसको रोकते देखे गए। वो हम लोग के बैच में था, उसको पास करके आगे नहीं बढ़ाया गया, फिर से वो दोबारा उसी बैच में रहा। सिर्फ एक बच्चा को, बाकी हर बच्चा जो था उसको स्कूल पास करके नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट कर ही देता है। कुछ अगर बच्चा बहुत वीक है फिर भी उसको सपोर्ट करके एक्स्ट्रा नंबर देकर के किसी भी तरह से उसको प्रमोट किया जाता है। ये हमारे स्कूल में सिस्टम होता है। कंपटीशन में आते हो वहां ये सिस्टम नहीं है कि आप अगर अच्छा नंबर लेकर के नहीं आए फिर भी आपको एडमिशन दिला दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं है। स्कूल, यही बात हम बोलते हैं, आप अगर अपने स्कूल के टॉपर हैं, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट आप क्या कंपटीशन अभी अच्छा करेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। स्कूल में ऐसा भी होता है कि एग्जाम से सिर्फ 3-4 दिन पहले अगर आपको छुट्टी दे दिया जाए या मिल जाए तो आप उसी 3-4 दिनों पढ़ करके अच्छा नंबर ले आओगे, डिसेंट नंबर ले आओगे। कंपटीशन में आपको पता है आपको पूरा 2 साल का सिलेबस पढ़ना है। जैसे आप जो बोर्ड एग्जाम देंगे 12th बोर्ड का, इस एग्जाम में सिर्फ आपके 12th के सिलेबस से क्वेश्चन होगा, 11th के सिलेबस से एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। लेकिन आप जेईई मेंस में बैठेंगे, वो 11th का भी पूछेगा, वो 12th का भी पूछेगा। तो वहां आपको 2 साल का सिलेबस आपके दिमाग में फिडअप होना चाहिए अच्छे से, और उस पर अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। 12th में क्या है, आपको सिर्फ 12th का पढ़ना है। और यही बच्चे नहीं समझते। अभी ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, या तो इनका टारगेट ही नहीं है कि हमको वहां जाने का मतलब ही नहीं है। अगर नहीं मतलब है तो मत जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जहां आपको जो करना है लाइफ में कीजिए। बट जो लोग कर रहा है वो बेवकूफ नहीं है भाई। इस एग्जाम की तैयारी जो अभी आप देंगे, अप्रैल में देंगे, जनवरी में देंगे, आप बिलीव नहीं करेंगे, इस एग्जाम की तैयारी बच्चे क्लास 6 से शुरू कर देते हैं। आप जाइए टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, एलन, फिटजी, इन सब के वेबसाइट्स पर जाओ, आपको नाम भी मिल जाएगा उन बैचेस का, नेसेंट बैच। बच्चे क्लास 6 में वो लोग एडमिशन लेते हैं। उनका 6 का एक बार मतलब हमको लगता है उसका फी हम देखे थे, 36 to 38,000 रुपी एनुअल फी था उसका। क्लास 6 में ही पेरेंट्स बच्चों को डाल देते हैं और उनको बेसिक्स वो पढ़ाते हैं। तब सोचो, जो चीज आप 11th 12th में आके पढ़ते हो ना, जो 6 से तैयारी कर रहा है ना बच्चा, उसको ऐसे पढ़ाया जाता है कि 10th आते आते ही वो एक बार 11th 12th का दर्शन कर चुका होता है। और आप जब 11th 12th में बेसिक्स पढ़ेंगे ना कि क्या होता है काइनेमेटिक्स, क्या होता है रिजिड बॉडी रोटेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उस समय वो सब बच्चा उसको अच्छे से समझ भी जाता है, क्वेश्चन से लगाने भी लग जाता है। और उन्हीं बच्चों का जो रैंक आपको दिखता है ना, वो टॉप 100 टॉप 200 में दिखता है, क्योंकि वो आपसे बहुत पहले स्टार्ट किया है। ऑब्वियसली वो पढ़ने में फोकस्ड होते हैं, बट सिर्फ पढ़ने में फोकस्ड होने का मतलब ये नहीं है कि आप वहां पहुंच जाओगे। पढ़ने में तो फोकस ऐसे भी बच्चे मिल जाएंगे जो डायरेक्टली 10th से पास किए 11th में आए और अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, फोकस्ड वो भी होते हैं। बट वो पीछे क्यों रह जाते हैं, क्योंकि उनसे पहले कोई 3 साल 4 साल पहले तैयारी शुरू कर चुका है। और अगर आप अभी आकर के 12th में आकर के इस स्टेज में आकर के, जहां आपका बाकी का 15 लाख 20 लाख बच्चा, 15 लाख बच्चा जेईई मेंस का एग्जाम देता है, 20-22 लाख बच्चा नीट का एग्जाम देता है, तो उन 22 लाखों को मूर्ख समझ करके आप अगर पिकनिक मना रहे हैं, आप अगर एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, तो फिर काबिल तारीफ है फिर आपकी बुद्धि। इसीलिए अपना समय का इस्तेमाल कीजिए, बोर्ड एग्जाम पे पहला फोकस डालिए, और बोर्ड के जैसे ही जिस दिन बोर्ड एग्जाम खत्म होगा उस दिन अप्रैल वाले अपने अटेम्प्ट में फोकस करके लग जाइएगा। वो गलती मत कीजिएगा कि अब हम बोर्ड हो गया है, बोर्ड आने का रिजल्ट का वेट करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हम तैयारी। भाई ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, हर एक सेकेंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करना है। आई बात समझ? चलो
लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? फॉरवर्ड बाइसिंग समझ लिए थे, रिवर्स बाइसिंग समझ लिए थे, ब्रेकडाउन समझ लिए थे, जीनर ब्रेकडाउन समझ लिए थे, एवलांचे ब्रेकडाउन समझ लिए थे। अब हम बात करते हैं कि ये सब जो हम पढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, ये सब का काम क्या है, क्यों ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं? शुरू से लेकर के अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक देखे। हमने पीएन जंक्शन पढ़ा, पीएन जंक्शन में डिफ्यूजन करंट पढ़ा, डायरेक्ट करंट पढ़ा, फिर आपका फॉरवर्ड बाइसिंग पढ़ा, रिवर्स बाइसिंग पढ़ा, अलग अलग टॉपिक्स पढ़े। बट इन सब का मतलब क्या है, क्यों हम ये सब पढ़ रहे हैं, तब उनका एप्लीकेशन पार्ट स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहला हेडिंग डालिए रेक्टिफायर। रेक्टिफायर हेडिंग डाल लीजिए, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर है क्या, डेफिनेशन लिखिए। इट is a PN junction. Rectifier is what? Rectifier is a PN junction diode. Rectifier is a PN junction diode which is used to convert AC to DC. रेक्टिफायर क्या है? रेक्टिफायर एक पीएन जंक्शन डायोड है जो एसी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का काम आता है। कैसे काम आता है वही हम लोगों को अभी इसमें पढ़ना है। तो पहला तो ये लिख लीजिए। दूसरा लिखिए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स। दो प्रकार के रेक्टिफायर्स हमें पढ़ने हैं। पहला होता है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। पहला है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा है आपका फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो आपने देखा कि रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर कुछ नहीं है, एक पीएन जंक्शन डायोड है जो आपको एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के काम आता है। दूसरा कि दो प्रकार के रेक्टिफायर्स आपको पढ़ने हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। इतना लिख लीजिए। अब जरा समझिएगा, सबसे पहले हेडिंग डालिए हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है भाई, और ये कैसे एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो मान लीजिए इधर आपका यहां पर एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स है। ठीक है, एक आपका ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है और इस ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्स को, जो आपका अल्टरनेटिंग करंट आएगा, उसी को हमें क्या करना है, डीसी में कन्वर्ट करना है। यहां पर आपने क्या रखा है, यहां पर आपने एक ट्रांसफार्मर लगा के रखा है। ट्रांसफार्मर आपने पढ़ा है, ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, स्टेप डाउन या स्टेप अप कर देना वोल्टेज को। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है, यहां पर आपने ट्रांसफार्मर लगा करके रखा हुआ है। यहां पर आपका क्या लगा हुआ है, एक पीएन जंक्शन डायोड यहां पर आपका लगा हुआ है। ठीक है, और इधर आपका यहां पर एक आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट आपका जो है आरएल, आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट लोड जिसको हम लोग लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं, आपका आरएल, ये आपका यहां पर लगा हुआ है। इसके क्रॉस हमें यहां पर आउटपुट लेना है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया आपका इनपुट। इनपुट आपका क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट। ये है आपका ट्रांसफार्मर, ये है आपका पीएन जंक्शन डायोड, यहां पर आपका लोड रेजिस्टेंस और इसी के क्रॉस आपको क्या लेना है, आपको आउटपुट लेना है। ठीक है, अब देखो यहां पर जो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है, आपको पता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स जो आपको करंट प्रोवाइड करेगा वो कैसा होगा, I = I0 sin ωt। ऑल्टरनेटिंग करंट होगा और इसी ऑल्टरनेटिंग करंट को हमें क्या करना है, डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे होगा पहले वो समझते हैं। पहले आपको ये देखो कि ये जो आपका I = I0 sin ωt, ये आपका किस तरह से टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा। आपको ये जो टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा, साइनोसॉइडली वेरी कर रहा होगा। आपका I है, यहाँ पर आपका T है, तो आपका जो आपका इनपुट करंट है वो आपका कुछ इस प्रकार से टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा। I = I0 sin ωt, ये हो गया आपका I0। ठीक है, अब देखो ऑल्टरनेटिंग करंट में खास बात क्या है कि ये हाफ साइकिल तक, ये आपका क्या है, फुल साइकिल T और यहाँ पर है आपका हाफ साइकिल T/2। हाफ साइकिल तक इसका पोलैरिटी क्या होता है, पॉजिटिव, और बाकी के हाफ साइकिल में इसका पोलैरिटी क्या होता है, नेगेटिव। मतलब हाफ साइकिल में इसका जो ये वाला टर्मिनल है वो आपका प्लस होगा, ये वाला आपका माइनस होगा, और रेस्ट हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, यहां पर आपका माइनस हो जाएगा, यहां पर आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मान लो फर्स्ट हाफ साइकिल, इस पॉजिटिव हाफ साइकिल की हम बात कर रहे हैं, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका निगेटिव टर्मिनल है। तो अगर ये पॉजिटिव तो आपका ये भी पॉजिटिव, यहां निगेटिव तो आपका यहां भी निगेटिव। ठीक है,
मतलब कि ये टर्मिनल आपका पॉजिटिव है, ये टर्मिनल नेगेटिव है। आपको पता है करंट हमेशा कहां पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है। तो करंट जो है वो आपके पीएन जंक्शन डायोड में यहां पर इंटर किया। अब यहां पर आप बताइए, हमने लास्ट क्लास में आपको सिंबल बताया था, सिंबल आपका डायोड का, पीएन जंक्शन डायोड का ये वाला जो टर्मिनल होता है आपका पी होता है, ये वाला आपका टर्मिनल होता है आपका एन होता है, ठीक है। और फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग में हम पी वाले टर्मिनल को हम किससे, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और आपका रिवर्स बायसिंग में क्या करते हैं, पी वाले टर्मिनल को हम क्या करते हैं, नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। तो क्योंकि यहां पर आपका जो आपका पी साइड है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो मतलब ये अभी फॉरवर्ड बायसिंग में है। और फॉरवर्ड बायसिंग में आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि फॉरवर्ड बायसिंग में जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है टाइम के साथ, क्योंकि आपका डिप्लीशन रीजन का थिकनेस कम होते जाता है फॉरवर्ड बायसिंग में, और आपका रेजिस्टेंस कम होते जाता है। मतलब यहां पर जो आपका करंट है वो आराम से फ्लो करेगा, उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो यहां पर आउटपुट साइड में अगर आप देखोगे कि आउटपुट करंट जो आपको मिला वो आपको कैसा मिला, तो अगर आप मान लो यहां पर आई को दिखा रहे हो, यहां पर आप टी को दिखा रहे हो, तो जैसा आपका करंट यहां पर था इनपुट साइड में, वैसा ही करंट आपको यहां पर मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि आइडियल केस में फॉरवर्ड बायसिंग में एक पीएन जंक्शन डायोड जीरो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो जो करंट यहां से चली थी वही करंट आपको आउटपुट में क्या हुई, मिल भी गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो था पॉजिटिव हाफ साइकिल में। अगर निगेटिव हाफ साइकिल होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस बार निगेटिव हाफ साइकिल में ये वाला टर्मिनल हो गया आपका निगेटिव, ये वाला हो गया आपका पॉजिटिव, ये वाला भी पॉजिटिव, ये वाला आपका निगेटिव। अब एक बात बताओ, ये जो पीएन जंक्शन डायोड है इसका जो पी साइड है वो कनेक्टेड है आपका निगेटिव टर्मिनल से, मतलब ये कैसा हो गया, रिवर्स बायसिंग। और रिवर्स बायसिंग में आपने पढ़ा था कि जो आपका रेजिस्टेंस होता है, थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन का थिकनेस बढ़ जाता है, डिप्लीशन रीजन का थिकनेस बढ़ने के चलते रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और आइडियल केस में हम इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मान के चलते हैं, जिसके चलते क्या, यहां से कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा। मतलब निगेटिव हाफ साइकिल में आपको आउटपुट क्या मिलेगा, निगेटिव हाफ साइकिल में आपको जीरो आउटपुट मिलेगा। T/2 तक तो आपको करंट मिला, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, बट बाकी हाफ साइकिल में आपको कोई करंट नहीं मिला। फिर से आपका जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो फिर से आपको करंट मिलेगा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और बाकी आपका रेस्ट टाइम में आपको कोई करंट नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि इनपुट जो करंट आ रहा था उसमें पॉजिटिव पोलैरिटी भी थी, निगेटिव पोलैरिटी भी थी। आउटपुट जो आपको करंट मिल रहा है इसमें सिर्फ पॉजिटिव पोलैरिटी है, निगेटिव पोलैरिटी है ही नहीं। तो आपका जो अल्टरनेटिंग करंट है वो आपका डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो चुका है। आई बात समझ में, कहीं दिक्कत है कुछ, तो चलिए इसको बना लीजिए। अब देखो, अभी तक आपने देखा कि अगर आप हाफ वेव रेक्टिफायर यूज कर रहे हैं तो आपका जो अल्टरनेटिंग करंट है वो आपका डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो जा रहा है, बट जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो आपको किस प्रकार से मिल रहा है, आउटपुट आपको मिल रहा है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। कब तक आपको मिल रहा है, जब आपका टाइम जो है वो 0 से लेकर के T/2 तक आपका वेरी कर रहा है, और यही I जो है वो आपका क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। कब, जब आपका ये जो टाइम है वो T/2 से लेकर के T तक आपका है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आउटपुट करंट वेरी कर रहा है। अब हम निकालने जा रहे हैं एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट और आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट, ठीक है। जब हम इसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे, आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इफिशियंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर हम निकालने वाले हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी रखते हैं आप, पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत जानकारी तो रहता होगा, किस पार्टी में कौन नेता क्या कर रहा है। पॉलिटिक्स का एक बड़ा गोल्डन रूल होता है, अगर आपको चुनाव जीतना है ना, तो चुनाव जीतने का सिंपल तरीका होता है मूर्खों को मूर्ख बना के रखो। अगर आप मूर्खों को समझदार बनाने जाओगे आप चुनाव पक्का हारिएगा। जैसे ये प्रशांत किशोर थे बिहार में, सबको जाकर के क्या बोल रहे थे कि जाति के नाम पर वोट नहीं देना है, हुआ क्या, उनको एक भी सीट में नहीं जीत पाए। बात बिल्कुल लॉजिकल कर रहे थे और प्रूफ के साथ, लॉजिक के साथ बात कर रहे थे। जाति के नाम पर वोट मत दो, काम के नाम पर वोट दो, पलायन को रोकना है, बिहार में शिक्षा को बढ़ावा देना है, एक भी बात उनका गलत नहीं था और हर बात लॉजिक के साथ कर रहे थे। हुआ क्या, एक भी सीट नहीं जीत पाए। वोट किसको गया, उसी को गया जो जाति के नाम पर राजनीति कर रहा है, उसी को गया जो बोल रहे हैं कि तुम मेरे जात के हो तो हमको वोट दो। उसी के नाम पर वोटिंग होती रही है बिहार में, अभी भी हो रही है और आगे भी होती रहेगी, कुछ आने वाले कुछ साल तक तो पक्का होती रहेगी। तो पॉलिटिक्स का गोल्डन रूल होता है कि जिसको जो चाहिए उसको दो, जो जाति के नाम पे आप वोट देने खोज रहा है उसके जाति का कैंडिडेट खड़ा करो। ये सेम चीज आपका यहां पर इस फील्ड में भी है। जो बच्चा पढ़ने नहीं आ रहा है ना, उसको पढ़ाओ ही मत। वो आ रहा है पिकनिक पे जाने के लिए, उसको पिकनिक घुमा दो। एक दिन साल में बुक करो,
गाड़ी लगाओ, पढ़ने तो आ नहीं रहा है, उसी से पैसा लो, गाड़ी बुक करो और जा करके उसको पूरा घुमा दो, टूर करा दो, जितना टूर करा, जहां बोले वहां टूर करा दो। बोलता है वर्ल्ड टूर कराने, वर्ल्ड टूर करा दो। वो खुशी खुशी आएगा, पढ़ेगा, पैसा भी देगा। अगर तुम उसको पढ़ाने चले गए कि बाबू पढ़ लो, एग्जाम है, ये क्वेश्चन बना लो, उसका सर में दर्द देने लगे, वो नहीं झेल पाएगा। तो सेम चीज यहां पर भी है। जो मूर्ख है बच्चा, उसको मूर्ख यही लोग कर भी रहे हैं। यहां पर जो मेनली यहां पर चल रहा है यही चल रहा है। आप जाइए, पिकनिक पे ले जाएंगे, मस्ती कराएंगे, क्लास में जोक होगा, हर चीज होगा, एंटरटेनमेंट का हर प्रारूप वहां पे चलेगा। एक हम वीडियो देख रहे थे रील में, बड़ा कोई गया का कोई टीचर है, क्लासरूम में पता है डीजे लगा करके, बड़ा वाला प्रोजेक्टर लगा करके, पर्दा पे लगा करके मूवी चला रहा है, भोजपुरिया मूवी। और लड़का लोग की पीछे से हुटिंग, गाना उसमें आ रहा है, हिट गाना भोजपुरी का, लड़का सब भी पीछे से हुटिंग कर रहा है, उधर मास्टर भी अपना स्टेज पे चल रहा है, क्लास बढ़िया से। बच्चा को पढ़ाई चाहिए नहीं, उसको चाहिए एंटरटेनमेंट। वो एंटरटेनमेंट लाके दे दिया बच्चा को, बच्चा भी खुश, मास्टर के पैसा में पॉकेट, मास्टर भी खुश। पढ़ने वाला है ही नहीं तो उसको क्यों पढ़ा रहे हो? ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, जिसको तुरंत थ्राइव करना है उसको यही करना भी चाहिए, वो कर जाएगा आराम से थ्राइव। और जो टीचर रह गया नहीं बाबू तुम पढ़ो, वो बच्चा को लगेगा कि मास्टर हमको बेवकूफ, हमको पढ़ा रहा है मतलब हमको बेवकूफ बनाया, हमको टारगेट पे लिए हुए, वो बच्चा यही फील करेगा। खैर चलिए, तो आपने बोला कि सर जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर जो आपको आउटपुट करंट देगा वो कुछ इस प्रकार से वेरी करेगा। जो हाफ साइकिल में आपका करंट होगा वो आई नॉट साइन ओमेगा टी होगा, और रिमेनिंग हाफ साइकिल में आपको कोई करंट नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है एवरेज वैल्यू, कि आपको एवरेज कितना करंट मिला। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट अगर आप निकालने जाएंगे आई एवरेज, तो आई एवरेज आप कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन डी टी। ये एवरेज का किसी भी नंबर, किसी भी क्वांटिटी का अगर आपको एवरेज वैल्यू निकालना है तो आप क्या करेंगे, उसको dt के साथ इंटीग्रेट कर देंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम के साथ। तो यही चीज हम यहां पे भी करने वाले हैं। हमें क्या करना है, एवरेज वैल्यू निकालना है पूरे एक साइकिल में, 0 से लेकर के t तक। तो इसको कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, 0 से t, 0 से t। अब आपको पता है कि करंट जो है वो आपका यहां से यहां तक आई नॉट साइन ओमेगा टी है, बाकी में आपका 0 है, तो आप इसको लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के t/2, प्लस रिमेनिंग में आपका क्या है, 0 dt, कहां से कहां तक, t/2 से t, डिवाइडेड बाय क्या, पूरा इंटीग्रेशन ऑफ टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है, 0 से लेकर के t। तो आपका टोटल टाइम आप ऐसे देखो, dt का इंटीग्रेशन जो होगा आपका फुल साइकिल में कितना होगा, t, तो आप यहां पर लिख दो पूरा t। ठीक, अब ये वाला जो पार्ट है आपका पूरा क्या हो गया, 0। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। आपका जो आई एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के t/2 डिवाइडेड बाई टाइम t। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और टाइम आपका पहले से था तो यहां पर आप लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो टाइम t के साथ। और आपका लिमिट कहां से कहां तक है, लिमिट है आपका 0 से लेकर के t/2 तक। अगर इस माइनस को हम हटा दें तो आपका लिमिट क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, माइनस साइन को हटाने के लिए लिमिट को आपका रिवर्स कर दे रहे हैं। तो आपका आई नॉट अपॉन टी इंटू ओमेगा, और कॉस ओमेगा टी, साइन हो गया आपका उल्टा, ऊपर चला गया 0, नीचे आ गया आपका t/2। ठीक है, अब ये जो आपका t है, t क्या होता है, t का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका t = 2π/ω। तो हम टाइम t के बदले यहां पर लिखने जा रहे हैं 2π/ω। तो ये क्या बन जाएगा आपका, आई नॉट अपॉन 2π/ω इंटू ओमेगा, और इधर आपका लिमिट पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ओमेगा इंटू 0 क्या हो गया, कॉस ऑफ 0 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा इंटू, यहां पर टाइम के बदले आ जाएगा आपका t/2, टाइम के बदले आ गया आपका t/2। ठीक है, आगे बढ़ो, आई एवरेज क्या हो जाएगा, यहां से आई एवरेज हो जाएगा, ओमेगा से ओमेगा आपका कट गया, आई नॉट अपॉन 2π, कॉस 0 हो गया आपका 1, माइनस कॉस ऑफ ओमेगा अपॉन 2 इंटू टाइम के बदले आपका 2π/ω। ये कितना हो गया, ओमेगा से ओमेगा कट गया, 2 से आपका 2 कट गया, तो ये हो गया आपका आई नॉट अपॉन 2π इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ पाई। कितना हो गया ये, इसको आपका सॉल्व करोगे, आई नॉट अपॉन 2π, और ये हो गया 1, कॉस ऑफ पाई का वैल्यू कितना, -1, तो 1 माइनस -1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 मतलब कि 2, तो ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। तो आपका जो एवरेज वैल्यू आया करंट का, आई एवरेज आपका कितना आया, आई नॉट अपॉन
आई नॉट अपॉन पाई। लिखिए यहां तक, कहीं दिक्कत इसमें? ठीक है, लिखिए। तो देखिए आपका जो एवरेज वैल्यू आया करंट का वो आपका आया आई नॉट बाई पाई। अब हम निकालने जा रहे हैं आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग पढ़ते हैं ये चीज, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना। तो वही हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे करंट का। ये हो गया आपका एवरेज वैल्यू। अगला हेडिंग डालिए आरएमएस वैल्यू। आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, तो आई आरएमएस का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? आई आरएमएस होता है आपका अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt, जीरो से लेकर के t, जीरो से लेकर के आपका टाइम t। रूट मीन स्क्वायर, देखो रूट लिया, मीन लिया, और किसका मीन लिया? तो स्क्वायर का लिया, इसलिए इसका नाम है रूट मीन और स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है? करंट आपका आउटपुट पता है कितना है? जीरो से हाफ साइकिल में आई नॉट साइन ओमेगा टी, रिमेनिंग हाफ साइकिल में जीरो है, तो वही चीज को यहां पर पुट कर दीजिए। कितना हो जाएगा? अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर dt, इंटीग्रेशन कहां से कहां? जीरो से t बाई 2, प्लस इंटीग्रेशन जीरो का स्क्वायर dt, इंटीग्रेशन कहां से कहां? t बाई 2 से t, और नीचे आपका क्या? इंटीग्रेशन ऑफ dt कहां से कहां? जीरो से लेकर के t। अब आपको बस ये इंटीग्रेशन, ये तो आपका पूरा क्या हो गया? ये हो गया आपका पूरा जीरो। तो आपका ये क्या बना? इधर आपका क्या बना? अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt कहां से कहां? जीरो से लेकर के t बाई 2, और इधर आपका क्या? इंटीग्रेशन ऑफ dt, जीरो से t क्या बन गया? t बन गया। तो अगर आप ये इंटीग्रेशन सॉल्व करके वैल्यू निकाल लें तो आपको आरएमएस वैल्यू पता चल जाएगा। तो यहां के आगे हम सिर्फ इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बन गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, जीरो से लेकर के t बाई 2 तक, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, आई नॉट स्क्वायर को इंटीग्रेशन से बाहर ले लीजिए। आई नॉट स्क्वायर इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आप लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला यूज करके 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, इधर आपका dt, जीरो से लेकर के t बाई 2। यहां पर हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? यहां पर हमने फॉर्मूला यूज किया है वो आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा टी अपॉन 2। आई बात समझ में? अब देखो इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं हमने इसको क्या किया? इसमें कन्वर्ट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं? इस 2 को बाहर ले आओ, तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt, इंटीग्रेशन कहां से कहां? जीरो से लेकर के t बाई 2। अब क्या करो आप? आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ ये 1 इंटू डी टी, क्या बन जाएगा? dt, तो ये बन गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ dt, जीरो से लेकर के t बाई 2, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी dt कहां से कहां? जीरो से लेकर के t बाई 2 तक। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? dt का इंटीग्रेशन t, और उसमें लिमिट पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा t बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका आई नॉट स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन हो गया आपका t बाई 2 माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा, लिमिट कहां से कहां? लिमिट जीरो से लेकर के t बाई 2। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो क्या बनेगा? ये आई नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू इधर आपका t बाई 2 माइनस यहां लिमिट पुट कीजिए, क्या बनेगा? ये साइन ऑफ 2 ओमेगा और t के बदले t बाई 2 माइनस साइन ऑफ 2 इंटू ओमेगा इंटू 0 अपॉन 2 ओमेगा, और ये हो गया यहाँ पर ब्रैकेट आपका क्लोज। अब देखो ये आपका 2 से 2 हो गया कैंसिल, ये पूरा हो गया आपका साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। अब देखो इसको आपको सॉल्व करना है, तो ये बन गया आपका आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, अंदर में इधर आपका t बाई 2, और यहां आप लिख दो इधर आपका क्या बचा है? ये आपका पूरा हो चुका है 0, और ये आपका साइन ऑफ ओमेगा, और t को हम लिखने जा रहे हैं 2 पाई बाई ओमेगा, t को हम लिखेंगे
2 पाई बाई ओमेगा, और नीचे आपका बचा हुआ है डिनोमिनेटर में 2 ओमेगा। ठीक है, ओमेगा से हो गया आपका ओमेगा कैंसिल, साइन 2 पाई का वैल्यू क्या 0, मतलब ये पूरा आपका इधर हो गया आपका 0। तो आपका यहां से जो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू आया वो आपका कितना आया, ये आपका आया आई नॉट स्क्वायर टी अपॉन 4। ठीक, अब इसको ये जो था आपका इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू था, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे यहां पर ले जाके आपका पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस यहां पर आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका अंडर रूट, इसका वैल्यू आपने निकाला इंटीग्रेशन का आई नॉट स्क्वायर टी अपॉन 4, और नीचे में आपका एक टी और था, तो आपका एक टी से आपका टी कट गया, तो यहां से आपका आरएमएस वैल्यू कितना आया आई नॉट अपॉन 2। तो आपका आरएमएस वैल्यू का जो वैल्यू आया करंट का वो आपका कितना आया आई नॉट अपॉन 2। लिखिए यहां तक। चलो जी, तो आपने क्या क्या निकाल लिया, आपने एवरेज वैल्यू निकाला करंट का, एवरेज वैल्यू आपका आया था आई नॉट अपॉन पाई, और आपका आरएमएस वैल्यू आया करंट का, ये आपका आया आई नॉट अपॉन 2। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या था आपका, हाफ वेव रेक्टिफायर कुछ इस प्रकार से था आपका, ये था आपका अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स। ठीक है, इधर आपका लगा हुआ था ट्रांसफार्मर, ये था आपका ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर से आप क्या कर रहे थे, वोल्टेज या तो आप बढ़ा रहे थे या आप घटा रहे थे, स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आप यूज कर रहे थे। साथ में आपका क्या यहाँ पर लगा हुआ था, यहाँ पर आपका लगा था एक पीएन जंक्शन डायोड, और यहाँ पर आपका आउटपुट या फिर लोड रेजिस्टेंस आपका लगा हुआ था, और इसके क्रॉस आपको आउटपुट लेनी थी। ठीक है, आपने बोला कि सर जब आप करंट आप जब एक अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करेंगे, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जब आप करंट प्रोवाइड करेंगे तो जो आपका आउटपुट करंट आएगा वो हाफ साइकिल में तो आपको I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आएगा, और रिमेनिंग हाफ साइकिल में जो आपका करंट आएगा वो आपका क्या आएगा 0 आएगा। इस करंट का जो आउटपुट करंट आया उसका एवरेज वैल्यू आपने निकाला आई नॉट बाई पाई, और आरएमएस वैल्यू आपने निकाला आई नॉट बाई 2। ठीक है, अब अगर आप आरएमएस, ये जो आपका रेक्टिफायर था, ये हाफ वेव रेक्टिफायर, इसका अगर आप इफिशियंसी निकालने जाएंगे, इफिशियंसी, तो आप इफिशियंसी क्या लिखेंगे, किसी भी चीज का जो इफिशियंसी होता है आपका होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, तो इसका पावर आउटपुट आप क्या लिखेंगे, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इनटू 100, ये आपको क्या देगा, इस हाफ वेव रेक्टिफायर का इफिशियंसी देगा। अब आउटपुट जो आपका पावर है, आउटपुट पावर को आप क्या लिख सकते हैं, आउटपुट आपको मिल रहा है डीसी, डायरेक्ट करंट आपको आउटपुट मिल रहा है, और डीसी का जो इफेक्टिव वैल्यू आपको, डीसी का अगर आपको इफेक्टिव वैल्यू निकालना है तो आप कहां से निकालते हैं, उसके एवरेज वैल्यू से। ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं आउटपुट को आई एवरेज का स्क्वायर इंटू आर ऑफ एल। कैसे, आपको पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर। तो आपने डीसी का, आपने आउटपुट का पावर निकालने के लिए क्या यूज किया, आउटपुट पावर निकालने के लिए आपने यहां पर एवरेज करंट का यूज किया इंटू आर एल, लोड रेजिस्टेंस जो है आपका आर एल, ये आपका आर डी। तो आउटपुट आपको कहां मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है, तो आई एवरेज का होल स्क्वायर इंटू आर एल, ये हो गया आपका पावर आउटपुट डिवाइडेड बाई पावर इनपुट। देखो इनपुट जो आप दे रहे थे वो आप अल्टरनेटिंग दे रहे थे, अल्टरनेटिंग करंट, आउटपुट आपका भले डीसी आया है बट आपका इनपुट जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, आप प्रोवाइड कर रहे हो अल्टरनेटिंग करंट, और अल्टरनेटिंग करंट का जो इफेक्टिव वैल्यू मिलता है वो उसके आरएमएस वैल्यू से मिलता है। ठीक है, तो आप अगर इनपुट आप निकालने जाएंगे तो इनपुट करंट का जो आपका इनपुट पावर जो होगा वो आपका कितना होगा, आई आरएमएस का स्क्वायर इंटू आर एल प्लस आर डी। क्यों, क्योंकि आपका जो इनपुट है वो तो दोनों यूज कर रहे हैं ना, आउटपुट आपको भले यहाँ के क्रॉस मिल रहा है बट जो आप इनपुट दे रहे हैं वो यहां पर भी जा रहा है और यहां पर भी जा रहा है। तो आपका इनपुट पावर आप जब लिखेंगे तो आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर एल प्लस आर डी। तो आप लिख दीजिए यहां पर आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर एल प्लस आर डी इंटू 100 कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको इफिशियंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर पता चल जाएगी। अब आपका जो एवरेज वैल्यू है करंट का वो कितना है, आई नॉट अपॉन पाई। तो आप लिखिए इसको आई नॉट अपॉन पाई का होल स्क्वायर इंटू आर एल डिवाइडेड बाई आर एम एस का वैल्यू कितना है, आई नॉट अपॉन 2, आई नॉट अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू आर एल प्लस आर डी और यहां पर आपका 100। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आई नॉट का स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू, इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 अपॉन आई नॉट का स्क्वायर इंटू आर एल प्लस आर डी इंटू 100। आपका यहाँ पर आई नॉट स्क्वायर से आई नॉट स्क्वायर कैंसिल हो गया और आपका फाइनल जो फॉर्मूला बना वो बना आपका 400 अपॉन पाई का स्क्वायर। और आप इस आर एल को क्या करो, इधर जाकर के नीचे कर दो, आर एल प्लस आर डी को इस आर एल से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस आर डी अपॉन आर एल।
ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आता है एफिशिएंसी का वो आता है आपका 40.6 अपॉन 1 प्लस आर डी अपॉन आर एल। 40.6 अपॉन 1 प्लस आर डी इंटू 1 प्लस आर डी अपॉन आर एल, ये आपका परसेंटेज में वैल्यू आता है एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। बना लीजिए, लिख लीजिए इसको। तो ये था आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में आपने देखा करंट कैसे वेरी कर रहा होता है, आउटपुट करंट। दूसरा आपने क्या निकाला, आपने एवरेज वैल्यू करंट का निकाला I0 अपॉन पाई, आपने आरएमएस वैल्यू निकाला I0 अपॉन 2, फिर आपने इस हाफ वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी भी कैलकुलेट करके देख लिया है। अब हम पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर, और फुल वेव रेक्टिफायर में भी हम यही करेंगे, पहले करंट आउटपुट करंट का वेरिएशन देखेंगे, फिर एवरेज वैल्यू निकालेंगे, आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, और फिर आपका एफिशिएंसी निकालेंगे। तो हेडिंग डालिए फुल वेव रेक्टिफायर। हेडिंग डालिए फुल वेव, फुल वेव, फुल वेव, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें क्या होगा भाई, देख लेते हैं क्या होगा। यहां पर भी क्या होगा, आपका एक ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स होगा, ऑल्टरनेटिंग सोर्स आपका यहां पर भी होगा, ट्रांसफार्मर यहां पर भी लगा हुआ होगा, ठीक है जी। ट्रांसफार्मर यहां पर भी हमने लगा दिया, ये हो गया आपका ऑल्टरनेटिंग सोर्स, ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर। आगे का सेटअप बनाते हैं। आगे का सेटअप कैसा होगा, आगे का सेटअप कुछ यहाँ पर ऐसा होगा, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है, यहाँ पर आपका एक डायोड लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आपका आउटपुट या फिर कह लो कि आपका लोड रेजिस्टेंस यहाँ पर आपका है, ठीक है। एक डायोड आपने यहाँ पर भी लगा करके रखा हुआ है, ठीक है। और ये भी आपका इसके साथ कनेक्टेड है। आउटपुट आपको यहाँ पर आपका लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस आपको यहाँ पर आउटपुट चाहिए, यहाँ पर आपको चाहिए आउटपुट, ठीक है। और यहाँ से आप प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ से आप प्रोवाइड कर रहे हैं इनपुट। ये है आपका बीच में आपका ट्रांसफार्मर, यहाँ पर आपका ट्रांसफार्मर जो है आपका काम कर रहा है, ठीक है। अब है कि इसको हम फुल वेव रेक्टिफायर क्यों बोल रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर भी क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, मतलब ये कैसा होगा, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। इसका टाइम के साथ जो वेरिएशन होगा करंट का वो कुछ आपका, ये आपका I है, ये आपका टाइम T है। करंट के टाइम के साथ जो आपका करंट का वेरिएशन होगा वो आपका कुछ इस प्रकार से हो रहा होगा। हाफ साइकिल में पॉजिटिव होगा, रिमेनिंग हाफ साइकिल में निगेटिव होगा। तो पहले हम क्या करने जा रहे हैं, इसके पॉजिटिव हाफ साइकिल के बारे में बात करने जा रहे हैं। यहां पर आपका प्लस, यहां पर आपका माइनस, यहां पे प्लस तो यहां भी प्लस, यहां पे भी आपका माइनस। जब यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल होगा तो ये जो आपका डायोड है, ये वाला ऊपर वाला जो आपका डायोड है, इसका जो पी साइड है वो आपके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। मतलब ये कैसा है, ये फॉरवर्ड बायस्ड है। फॉरवर्ड बायस्ड है मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। रेजिस्टेंस कम होगा मतलब करंट यहां से फ्लो करेगा। अब जब करंट यहां से फ्लो कर रहा है, मान लो यहां से आपका करंट फ्लो कर रहा है, यहां पर आया। अब यहां पर करंट के पास दो रास्ते हैं, या तो आपका इधर जाएगा और या तो फिर आपका इधर जाएगा। हो सकता है दोनों तरफ बढ़ जाए, बट अगर आपका करंट मान लीजिए कि इधर आया, आपका करंट यहां पर आया, ठीक है। ये जो आपका है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल से आपका कनेक्टेड है इसका इनसाइड, तो ये आपका रिवर्स बायस्ड है। और रिवर्स बायस में आपको पता है क्या होता है, रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, तो जो करंट आएगा उसको तो ये फ्लो करने देगा ही नहीं। अगर फ्लो करने नहीं देगा तो करंट जो है आपका यहां पर आया था वो आपका इधर से ही फ्लो कर जाएगा, इस वाले हाफ में तो आएगा ही नहीं। तो पॉजिटिव टर्मिनल में जो भी आपको आउटपुट मिला वो आपको इस वाले डायोड के क्रॉस मिला, ठीक है। कैसा होगा आपका आउटपुट, आउटपुट आपका मान लीजिए आपका इनपुट था, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका जो आउटपुट मिला आपको कैसा मिला, आपको मिला I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब मान लेते हैं इसके इनपुट के निगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं। निगेटिव वाले में क्या हो जाएगा, ये आपका निगेटिव हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव, तो ये भी आपका पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो ये जो निगेटिव है इस P वाले के इस जो आपका डायोड है इसके P साइड से कनेक्ट है, मतलब ये हो गया अब आपका रिवर्स बायस। रिवर्स बायस मतलब अब इससे करंट फ्लो नहीं करने वाला। बट ये वाला जो आपको नीचे वाला डायोड था, अब क्या है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके P साइड से कनेक्टेड है, मतलब ये आपका फॉरवर्ड बायस। ये आपका फॉरवर्ड बायस मतलब अब करंट जो है इसमें फ्लो करेगा, और जिधर जो डायरेक्शन आपके इनपुट का करंट का होगा वही डायरेक्शन आपके इसका भी होगा, ठीक है। तो यहां इसको एक बार और समझिए, हमको लगता है ये वाला पार्ट हमने अच्छे से भी नहीं समझाया है। आपने क्या किया था, जब आपका एसी का जब आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल से करंट आ रहा था, ये आपका प्लस था, ये आपका माइनस था, यहां भी आपका प्लस था, यहां भी आपका माइनस था पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ठीक है। जब आपका यहां पर प्लस था और इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है इस डायोड के P साइड से कनेक्टेड था, मतलब ये कैसा था, ये था आपका फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है। और ये वाला अगर आप देखेंगे तो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इसके इन साइड से कनेक्टेड है, मतलब ये है आपका रिवर्स बायस्ड।
या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं इसका जो निगेटिव टर्मिनल है वो इस डायोड के पी साइड से कनेक्ट है, मतलब ये आपका रिवर्स बायस्ड है। रिवर्स बायस्ड का मतलब इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो काफी ज्यादा हाई होगा, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो काफी ज्यादा लो होगा। तो करंट जो है वो आपका यहां से तो फ्लो करेगा, बट इसके इस साइड में आने के बजाय वो करंट क्या करेगा, आपका यहीं मुड़ जाएगा, मतलब इस डायोड से करंट फ्लो नहीं करेगा। और जब आपका करंट फ्लो किया तो आपको जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको करंट मिला, वो आपका पॉजिटिव करंट मिला, यहां से फ्लो किया और करंट का जो डायरेक्शन था वो आपका ऐसा था, ठीक है। ये आपका जो आउटपुट रेजिस्टेंस है, जो आपका लोड रेजिस्टेंस है, इसमें करंट का डायरेक्शन नोट करिएगा, आपका यहां से इस डायरेक्शन में था, ठीक है, मतलब राइट टू लेफ्ट था। जब आपने एसी का निगेटिव हाफ साइकिल जब आपने प्रोवाइड किया तो यहां पर बन गया आपका माइनस, यहां पर बन गया प्लस, यहां पर बन गया आपका माइनस, यहां पर बन गया प्लस। अब ये जो निगेटिव टर्मिनल है वो इस डायोड के पी साइड से कनेक्टेड है, मतलब अब ये हो गया आपका रिवर्स बायस। रिवर्स बायस मतलब क्या, इसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई, और इस वाले डायोड का जो आपका पी साइड है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, मतलब ये बन गया आपका फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस का मतलब इसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा लो। तो करंट जो होगा वो अब यहां से फ्लो नहीं करेगा, करंट इसके थ्रू फ्लो करेगा, और करंट जब इसके थ्रू फ्लो किया तो फ्लो किया करंट, यहां पर भी जो करंट का डायरेक्शन है आउटपुट रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस, वो अभी भी आपका राइट टू लेफ्ट ही है। इसका डायरेक्शन जो पहले था वही डायरेक्शन करंट का आउटपुट के क्रॉस अभी भी है। तो यहां पर भी जो आपको करंट मिला यहां पर प्लस हाफ साइकिल में, सेम करंट आपको यहां पर भी मिलेगा प्लस हाफ साइकिल में। आपको शायद अब समझ में आया होगा कि यहां पर प्लस के बजाय यहां पर नीचे माइनस क्यों नहीं बना और यहां पर प्लस क्यों बना, आया समझ में? क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस आपका करंट राइट टू लेफ्ट था, और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी जो आपका लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट है वो आपका राइट टू लेफ्ट ही है। इसलिए दोनों केसेस में जो करंट का जो पोलैरिटी होगा वो आपका आउटपुट करंट का जो पोलैरिटी होगा आपका सेम होगा, आया समझ में? ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर एवरेज करंट। जैसा हमने पिछले केस में एवरेज करंट आपको बताया था, आई एवरेज का फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, टाइम कहां से कहां, 0 से t/2, 0 से t/2, क्योंकि यहां पर जो आपका करंट है वो हाफ साइकिल के बाद ही रिपीट करने लग रहा है। तो यहां पर जब आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, और इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से t/2 और इसको डिवाइड करेंगे t/2, तो यहां पर जो आपको सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू आता है वो आपका आता है 2I0/π। पिछले केस में कितना आया था, I0/π आया था। यहां पर इसको पूरा आप इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो आपका एवरेज वैल्यू का करंट आएगा, वो आएगा आपका 2I0/π। जो आपका आरएमएस वैल्यू आएगा, आरएमएस वैल्यू आपने कैसे निकाला था, अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ I² dt 0 से लेकर के t/2 डिवाइडेड बाई t/2, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो होगा आपका अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ I0² sin² ओमेगा टी डी टी 0 से लेकर के t/2, और इधर भी आपका यहां पर t/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आता है वो आता है आपका I0/√2। पिछले केस में कितना आया था, I0/2, यहां पर आएगा I0/√2, ठीक है। उसके बाद जब आपका एवरेज वैल्यू करंट का आ गया, आरएमएस वैल्यू आ गया, तो अगला स्टेप क्या, आपको इफिशियंसी निकालना है। इफिशियंसी क्या होता है, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इनटू 100। अब जो आपका आउटपुट पावर है वो आपको कैसा मिल रहा है, डीसी का। तो डीसी का जो इफेक्टिव वैल्यू कौन बताता है, आपका एवरेज वैल्यू बताता है। तो आपका लिख दीजिए I एवरेज का स्क्वायर इनटू RL अपॉन इनपुट क्या हो जाएगा आपका, इनपुट हो जाएगा आपका I आरएमएस का स्क्वायर इनटू RL प्लस RD इनटू यहां पर आपका 100। जब आप यहां पर I एवरेज का वैल्यू पुट करेंगे 2I0/π का होल स्क्वायर इनटू RL इनटू 100 डिवाइडेड बाई इधर क्या है आपका I आरएमएस का स्क्वायर, मतलब I0/√2 का होल स्क्वायर इनटू RL प्लस RD, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो इफिशियंसी आता है फुल वेव रेक्टिफायर का, ये आता है आपका 81.2 अपॉन 1 प्लस RD अपॉन RL परसेंट, ये आपका वैल्यू आता है परसेंटेज में, 81.2 अपॉन 1 प्लस RD अपॉन RL परसेंटेज। लिख लीजिए इफिशियंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। हो गया, तो समझ में आया फुल वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है और हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है, कोई डाउट? ठीक है, तो इसके आगे हम लोग कल स्टार्ट करेंगे ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर के बाद पढ़ेंगे हम लोग एम्पलीफायर, ठीक है। चलिए।